नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो वैकेंसी आनी थी आज 8 तारीख आ चुकी है और जो है इसका फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है। यानी आवेदन जो करने की तिथि है वो आज है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो है वो 7 जनवरी 2021 है। ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन हित जो है पत्र प्रस्तुत किया जाना है। यानी जो पद इसमें आए हुए हैं एक बार हम जो पद को देख लेते हैं। ठीक है। आवेदन शुल्क जो है आवेदन शुल्क देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। तो आप देख लीजिए जो आवेदन शुल्क है जनरल का अगर देखेंगे तो 950 रुपये है। वहीं पर ओबीसी 950 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो है यहाँ पर 100 रुपये कम यानी 850 है। वहीं पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी 950 है। ठीक है। दिव्यांगजन की अगर बात की जाए तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये यानी 50 रुपये दिए होगा। जबकि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात की जाए तो क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अगर आप जनरल में आते हैं तो 950 रुपये और SC और ST में हैं तो आपको 850 रुपये और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो आपको 950 रुपये। वहीं पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिखा है कॉलम में तदेव। तदेव का मतलब ये है कि ये जो उपरोक्त है, यानी उपरोक्त का मतलब 1 से 5, वही अगर कोई महिला है, अगर आप जनरल हैं, OBC हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो 950 रुपये और SC ST हैं तो 850 रुपये शुल्क है। वहीं भूतपूर्व सैनिक का भी सेम है। ठीक है। तो ये तदेव का मतलब ये है। चौथा जो पॉइंट दे रखा है इसमें कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPSSC और UPPSC अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा दीवार किए गए हैं, यानी अगर उनको परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो इसमें जो है वो आवेदन नहीं किए जाएंगे। ठीक है। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन किया जाता है तो भविष्य में जो है जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है। 5वां नंबर जो दे रखा है वो है प्रस्तुत यानी सबमिट किए जाने के आवेदन में संशोधन की अगर बात की जाए, मान लो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ आपने गलती की, अगर आप उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी की पूर्व प्रस्तुत में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक द्वितीय आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी, आप उसको सही करना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा फॉर्म जो है दोबारा फिल करना पड़ेगा। ठीक है। और कब तक? 7 जनवरी यानी अंतिम तिथि तक। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि किंतु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में ना तो वापस किया जाएगा और ना ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। यानी अगर आप कोई त्रुटि कर दिए हैं, अगर आप संशोधन करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा फॉर्म भरिए और आप दोबारा अपने हिसाब यानी 950 या 850 पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्तित जो है वो माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब किसी ने समीक्षा अधिकारी का भर दिया या कोई त्रुटि बस जो है आप दोबारा फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो जो लास्ट 7 जनवरी तक आप जितना फॉर्म भरेंगे, जो लास्ट फॉर्म होगा वो जो है उसको फाइनल माना जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से जो है एक ही बार में फिल कर देना है। ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश बताए गए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किए जाने जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप कोई फ्रॉडुलेंट जो है तरीके से फॉर्म को मत भरिएगा। ठीक है। बाद में अगर पता चलता है तो उचित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। वही सारी चीज़ें हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की जन्मतिथि के अनुसार सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। तो इसमें मेन बात जो आती है कि अगर आप दोबारा फॉर्म भरना चाह रहे हैं या अलग अलग पद के लिए जो है आपको अलग अलग पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है। बात करते हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने बता दिया है। ठीक है। अन्य अनुदेश बताए गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 15 गुने अभ्यर्थी
यानी PCS यानी जो आपका प्रीलिम्स पेपर होने वाला है इसका सचिवालय के एग्ज़ाम्स का, उसमें जो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुने जो है बुलाए जाएंगे, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्यता अर्हता से संबंधित अहर्कारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक संबंधित अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक की बात की गई है कि अगर आप मान लीजिए आप को अगर ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपका भी ग्रेजुएशन मतलब कि परसुइंग में है, तो जिस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक आपके पास डिग्री हो जानी चाहिए, ठीक है। ये बातें बताई गई हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कि अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्र को भरने में केवल वही ब्लैक बॉल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण हैं। हाँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जो दक्षता मानक है 35% निर्धारित है, अर्थात यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी मिनिमम 35% SC/ST के लिए है, वहीं पे अन्य के लिए अगर बात की जाए तो 40% है, ठीक है। यानी 100 में आपको 40 नंबर तो लेना ही लेना है, तभी आप प्री में पास किए जाएंगे। बाकी कट ऑफ जो जाती है वो सभी लोग समझ ही रहे हैं कि 80 से 85 से 90% जो है कट ऑफ जाती है, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या बताया गया है कि सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह तथा अन्य उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, ये कुछ जो है वो केस लॉ था, ठीक है। इन सचिवालय में तदर्थ रूप से कार्यरत समीक्षा अधिकारी को चयन में वेटेज प्रदान किया जाएगा। यानी जो बात की जा रही है यहाँ पे समीक्षा अधिकारी, ठीक है, संविदा पे जो संविदा पे हैं उनको जो है, यानी जो सचिवालय में ऑलरेडी संविदा पे हैं, तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पर क्या है वेटेज मिलेगा, ठीक है। सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, अंतिम नियत तिथि समय के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है वही सारी चीज़ें, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें हम बता दे रहे हैं, ठीक है, वही किस तरह फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते भाई जो महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए ये है भाई आखिर सीटें कितनी हैं। तो आप सीटें देख रहे हैं, सीटों की संख्या कहीं 1 है तो कहीं 0, कहीं सीटें नहीं है, ठीक है। तो ये हाल है, ठीक है। संपादक की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं जनरल में 1 है, वहीं पर बाकी किसी में नहीं, जनरल की सीटें ही निकली हैं। प्रतिवेदक की अगर बात की जाए तो 4 सीटें हैं टोटल, जिसमें से जनरल की 3 हैं, OBC की जो है 1 सीट है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए, ज़्यादातर लोग समीक्षा अधिकारी का वेट करते हैं, तो समीक्षा अधिकारी का देख रहे हैं आप कुल 13 ही पद हैं, ठीक है। वहीं पे जनरल में जो है 7 हैं, OBC में 3 हैं, SC की अगर बात की जाए तो 2 पद हैं, वहीं पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 पद रख दिया है, ठीक है। अपर निजी सचिव के टोटल 2 पद हैं। यहाँ पे देखिए आप, जिसके पास ज़्यादातर लोगों के पास O लेवल या उसके समकक्ष डिग्रियां जो हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के बतौर जो है वो कम होती हैं। तो आप देख रहे हैं ये इसमें जो है बम्पर वैकेंसी है, एक तरह से देखें, मतलब बम्पर ना कह करके एक तरह से कह सकते हैं कि इन सभी से तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जहाँ समीक्षा अधिकारी की 13 है, वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी की 53 पद हैं, ठीक है। यहीं पे जनरल में देखिए OBC में 14 है, SC के लिए जो है 11, ST के लिए जो है वो 1 पद, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 5 हैं, ठीक है, सॉरी। व्यवस्थापक के देखेंगे तो टोटल 1 पद हैं। शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए जो है वो 1 पद है। सूची कार्य के लिए 1 पद। सुरक्षा सहायक पुरुष 10 हैं, सुरक्षा सहायक महिला 1 पद है, ठीक है। कितने हैं? 1 पद हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल जो पद हैं, वैकेंसी जो टोटल है वो है 87, ठीक है।
तो आप देख लीजिए भैया क्या है इसमें, सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 ही, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, फीस जो है इन्होंने 950 रुपये रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब तो सोचना है कि सीटें कम हैं, फॉर्म भरें कि ना भरें। तो वही बात है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप भर दीजिए, क्योंकि इसी के बहाने अभी आपका यूपीपीसीएस में भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लगे रहेंगे इसी के बहाने, तो आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चलती रहेगी। वरना जानते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तभी अच्छे से लगते हैं लोग, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप भर दीजिए फॉर्म, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो तैयारी में जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। रिक्तियों की संख्या देखो, अब इन्होंने कहा है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। वैसे घटती तो नहीं है, जनरली बढ़ती ही है, ठीक है। तो इन्होंने डाल दिया है 7वें नंबर पे कि घट बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकने का जो है वो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बढ़ सकती हैं। बाकी आगे क्या होगा वो तो वही बता सकते हैं, ठीक है। आरक्षण की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की समाज यानी अभ्यर्थियों को सामाजिक नियम के उक्त वर्गों हेतु जो है रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अवमान्य कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो ऊपर कॉलम में आप देखे होंगे उनके हिसाब से जो है आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश के। बाकी जो बाहरी के लिए अगर बात की जाए तो उनको जो है जनरल में गिना जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अवमान्य होगा, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। और रिट याचिका नंबर विपिन कुमार मौर्य तथा अन्य उत्तर सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आरक्षण लाभ चाहने वाले, ठीक है, एक से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। देखो उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण या उस सीट में जो है वो लाभ कोई नहीं होगा। कहने का मतलब वो जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं के प्रकरण की बात की जाए तो पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और भूतपूर्व सैनिकों केवल गा और गा के पद पर आरक्षण अवमान्य है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को जो है उत्तर प्रदेश प्लस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग में जो वैकेंसी मतलब जो वहाँ पर निर्णय दिया गया था यूपी पीसीएस रिजल्ट के टाइम, तो वहाँ पर जो है महिलाओं का आरक्षण जो है वो यूपी के बाहर जो महिलाएं थी उनको भी दिया गया, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पर भी महिलाओं का आरक्षण जो है वो मिलेगा, ठीक है, जो बाहरी होंगी उत्तर प्रदेश से बाहर। बाकी और जो होंगे उनको जो है जनरल में गिना जाएगा, ठीक है। तो इस तारीख की सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है कि वैकेंसी कितनी है, पैसा कितना है फॉर्म का, और शैक्षिक योग्यता क्या है। तो संपादक के लिए देखिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय सहित अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। दूसरा दे रखा है कि संपादन कार्य, कहने का मतलब संपादक के तौर पर आप जो है विधान मंडल सचिवालय में 5 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना, ठीक है, ज़रूरी है। और विधि की उपाधि वरीयता, ठीक है, जिनके पास विधि की उपाधि होगी उनको वरीयता मिलेगी। प्रतिवेदक की अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी या सोलुपिक में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी या सोलुपिक में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट होना प्लस हिंदी आसुलुपिक में 140 और वहीं पे अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो 120 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, टाइपिंग। और अगर आप इंटरमीडिएट पास नहीं हैं तो आप अभी आपको पहले बताया गया है कि भाई परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के पहले आपके पास
डिग्री हो जानी चाहिए। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो वही सिंपली जो है आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अपर निजी सचिव की अगर बात की जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता जो है प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। प्लस हिंदी आशुलेखन अथवा हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में जो अंग्रेजी में जो है वो 25 है, ठीक है। और प्लस आप समझ रहे हैं यहाँ पर ओ लेवल, ठीक है, द्वारा संचालित कंप्यूटर में सर्टिफिकेट CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मतलब समकक्ष। देख लिया यहाँ पर CCC मांगा गया है, ठीक है, अपर निजी सचिव, ठीक है, CCC है और आपको ग्रेजुएट होना है। प्लस जो है आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में देख रहे हैं 80 और 25, ठीक है। तो ये है अपर निजी सचिव के लिए। वहीं पर सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात की जाए, अगर आपके पास सबसे पहले RO या उसके समकक्ष डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो है आपकी टाइपिंग जो है हिंदी टंकण में जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और सिंपली ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। अगर बात की जाए व्यवस्थापक की, तो व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग या होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी स्नातक पाठ्यक्रम की भांति, ठीक है। शोध एवं संदर्भ सहायक की अगर बात की जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष अथवा सेवा का अनुभव हो, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस 3 वर्ष का। सूचीकार की पद के लिए जो योग्यता दी है वो बताया गया है किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा, ठीक है, तथा लगा रखा है, ठीक है, अथवा नहीं तथा है, ठीक है, यानी दोनों होने जरूरी है। पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा प्लस आपके पास जो है वो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सुरक्षा सहायक पुरुष की बात की गई है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण हो। और बात की गई है न्यूनतम शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर है, जो कि 168 ऊंचाई होनी चाहिए, वजन 69, सीना जो है यानी खासकर आप देख सकते हैं जो आपकी ऊंचाई 168 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये आपके पास अगर आप NCC ये सारी चीज़ें आपके पास अनुभव जो है होना ज़रूरी है। अब जिन लोगों के पास ये सारी डिग्रियाँ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सुरक्षा सहायक पुरुष था, ये यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है। तो महिलाओं के देख सकते हैं मैदानी क्षेत्र ऊंचाई, पर्वतीय क्षेत्र के लिए ऊंचाई बताई गई है, न्यूनतम शारीरिक मानक हो, ठीक है, और ये सिंपली जो है वो इंटरमीडिएट, ठीक है। और ठीक है, वेतनमान देख सकते हैं आप, ठीक है। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरण में ऐसे भर्ती को अधिमान किया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम जो है 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो अथवा राष्ट्रीय यानी NCC भी प्रमाण पत्र हो या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। ये सारी चीज़ें हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई है। आयु सीमा आप देख सकते हैं, आयु सीमा जिन अभ्यर्थियों की जिनके लिए अप्लाई करना है वो देख सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। नॉर्मली आप देखिए यहाँ तक है 21 से 40, बारी 2 पद है यानी संपादक की, यानी जो एक्सपीरियंस मांगा है उसकी वजह से थोड़ा एज यानी 30 साल है और यहाँ पर 22 साल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 30 और 22, बाकी 21 से 40 है। नोट क्या है कि अभ्यर्थियों को दिनांक 1/7/2020 को न्यूनतम आयु से कम तथा अधिकतम यानी जो आयु का आपका काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2020 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और आयु सीमा में छूट देख सकते हैं आप, जो अपने यूपी में है 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों समूह का आप देख सकते हैं 3 वर्ष, ठीक है। और विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर तदर्थ संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को उनकी समकक्ष उनके द्वारा प्रति आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ जो है वो पूर्ण करने की दशा में आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा, ठीक है।
परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रखी हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। ठीक है, यानी अगर प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे जो होंगे उस समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप, ताकि आपकी तैयारी जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर हो सके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तभी हमारी तैयारी जो है वो अच्छी होती है। तो फॉर्म, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म लगभग आपका 1000 रुपये का है, तो भैया सोचना तो पड़ता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, अगर अच्छी है तो भाई भर दीजिए, क्योंकि भरना भी ज़रूरी है ताकि आपकी तैयारी भी आगे चलती रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी जो है वैकेंसी आरओ की आने वाली है, तो आप इसी बहाने अच्छे से तैयारी भी करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जो है वो हिंदी की 10 मॉक टेस्ट हैं, प्लस जो है जीएस के भी 10 मॉक टेस्ट हैं। आप जो है अच्छे से जो है तैयारी करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।